हेलो एवरीवन। चलिए, तो बेसिक कॉन्सेप्ट की सीरीज में आज हम कॉस्ट के टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन यानी कि कॉस्ट को हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, कॉस्ट के बिहेवियर के बेसिस पर, कॉस्ट के एलिमेंट के बेसिस पर, या हम बोल सकते हैं फंक्शंस के बेसिस पर हम कॉस्ट को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना। मतलब कॉस्ट का क्या कर रहे हैं, हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। अब ये टॉपिक आपको क्या सिर्फ कॉस्ट में काम आता है? नहीं, ये टॉपिक आपको हर जगह काम आएगा। आप जब अकाउंट्स पढ़ते हो तब भी आपको क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, इस टाइप से क्वेश्चंस में कुछ इंफॉर्मेशन होती है। तो वहां पर हमें क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि ये क्या है। तो इसलिए ये टॉपिक जो है ना केवल कॉस्ट के लिए रिलेवेंट है, बल्कि ये आपके अकाउंट्स के लिए भी रिलेवेंट होता है। चल, तो जरा देखते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट एक तो कैटेगरी ये हो सकती है। और क्या हो सकती है आपकी? प्रोडक्शन कॉस्ट को अगर हम और बाइफरकेट कर सके तो हम इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, हम कैटेगराइज करते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट को। तो बहुत बार कंफ्यूजन यही रहता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्लासिफिकेशन कौन सी कॉस्ट के लिए होता है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए होता है वो। डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो एक तो हमने फंक्शंस के बेसिस पर यहाँ पर क्या कर दिया, कैटेगराइजेशन कर दिया, है ना, कि आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया और जितने भी अदर डिपार्टमेंट है ना, जैसे आपका एडमिन हो गया, एचआर डिपार्टमेंट हो गया, एटसेट्रा। प्रोडक्शन के बेसिस पर हमने डिवाइड कर दिया। और अ, और भी एक और क्लासिफिकेशन होता है बिहेवियर के बेसिस पर। बिहेवियर के बेसिस पर कौन सा क्लासिफिकेशन होगा वो सारा लिखा हुआ है पीडीएफ में। मैं यहाँ पर आपको बताते जा रहा हूँ ताकि आप क्लिक करते जाओ कॉन्सेप्ट को फटाफट। फिक्स्ड कॉस्ट, ये डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आप देखते हो। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। सेमी फिक्स्ड कॉस्ट को हम एक और नाम देते हैं सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। एक होता है आपका स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट, स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। तो चलिए, आज के लेक्चर में हम सब के मीनिंग समझने वाले, इन सब कॉन्सेप्ट को एक साथ देखने वाले हैं, क्योंकि हम अलग अलग पढ़ते हैं तो ये कंफ्यूजन हमारा क्लियर नहीं होता है कि ये होते क्या है। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है जब हम कॉस्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, या टॉपिक के नाम को अगर छोड़ दिया जाए तो अगर हम ऐसे ही समझना चाहे कि प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है, फिर डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट और स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। अब अगर देखा जाए ये वाला कैटेगराइजेशन बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को। फिक्स्ड तो समझ में आ जाता है इजीली, वेरिएबल भी समझ में आ जाता है, लेकिन सेमी फिक्स्ड और स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट में बहुत कंफ्यूजन आते हैं, है ना। चलिए, तो हम एक एक चीज को यहाँ पर डीपली कंसिडर करने वाले हैं। कॉस्ट क्लासिफिकेशन द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, फॉर एग्जाम्पल इनटू द डायरेक्ट, indirect, is an essential process for an organization in determining of the cost of unit unit of product or services। अगर हमें किसी सर्विस की या प्रोडक्ट की कॉस्ट पता करना है, किसी प्रोडक्ट के एक यूनिट की कॉस्ट पता करना है, तो हमें कॉस्ट का क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, है ना। तभी हम क्या पता कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट की यूनिट कॉस्ट पता कर सकते हैं या कॉस्ट ऑफ यूनिट पता कर सकते हैं। यानी कि क्या बोल सकते हैं सिंपल वर्ड में, कि आपका एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट आ रही है, तो हम क्या निकालते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट निकालते हैं। या सर्विसेज प्रोवाइड करने में आपको कितनी कॉस्ट आ रही है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ सर्विस बोलते हैं।
The fixed and variable cost classification, on other hand, are the important in absorption and the marginal costing and behaviors, है ना। वहीं अगर आप देखोगे डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का रोल क्या है, प्रोडक्ट और सर्विस की पर यूनिट कॉस्ट निकालने में। वहीं फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का रोल कहाँ होता है, इसका रोल होता है आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में, है ना। जहां पर बिहेवियर के बेसिस पर हम क्या निकालते हैं, हम कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। चलिए एक एक करके हम सबको समझते हैं। यहाँ पर प्रोडक्शन या फिर नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, है ना, दो टाइप हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर फंक्शन के बेसिस पर अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो कॉस्ट को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक है आपका प्रोडक्शन और एक है आपका नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। क्लासिफिकेशन बाय फंक्शंस इन्वॉल्व क्लासिफाइंग कॉस्ट एज अ प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट या डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अगर हम इसको लमसम एक ही टर्मिनोलॉजी में बोले तो प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन, है ना। मतलब आपका जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वहां पे जो कॉस्ट इनकर्ड हो रही है जनरली वो प्रोडक्शन कॉस्ट में आ जाती है, और बाकी अदर डिपार्टमेंट में क्या हो रही है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मार्केटिंग कॉस्ट, सेलिंग डिपार्टमेंट में सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ठीक है। तो पूल ऑफ टोटल कॉस्ट को देखा जाए तो यहाँ पर दो कैटेगरी बन रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, है ना। तो प्रोडक्शन कॉस्ट किसको बोलते हैं फिर, जो प्रोडक्ट प्रोडक्शन करने से एसोसिएटेड हो, है ना। कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू द एंड ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, है ना, उस प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल को प्रोक्योरमेंट करने से लेकर उसके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने तक जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, यानी कि उससे रिलेटेड जो कॉस्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट बोलते हैं। और यही प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालने में काम आती है ना। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है फिर, प्रोडक्शन कॉस्ट के अलावा जो भी कॉस्ट होती है वो आपकी ऑल अदर कॉस्ट इनकर्ड इन द बिजनेस, दैट इज द नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कहाँ, जैसे कि आपकी एडमिन की कॉस्ट हो गई, मार्केटिंग की कॉस्ट हो गई, सेलिंग की कॉस्ट हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट हो गई, ये इसके एग्जाम्पल है नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट के। प्रोडक्शन कॉस्ट को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, है ना। प्रोडक्शन कॉस्ट कैन बी ब्रेकन डाउन फर्दर इनटू द मटेरियल लेबर ओवरहेड एलिमेंट, है ना। एलिमेंट के बेसिस पर अगर हम देखना चाहे, देखो ध्यान से देखो हम क्या देख रहे हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कॉस्ट लग रही, कौन कौन सी कॉस्ट लग रही होगी, मटेरियल की कॉस्ट लग रही होगी, लेबर की कॉस्ट लग रही होगी, और लेबर और मटेरियल के अलावा जो भी कॉस्ट लग रही है उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरहेड बोलते हैं या इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं, है ना। तो आपकी मटेरियल की कॉस्ट लग सकती है, आपकी लेबर की कॉस्ट लग सकती है, और इसके अलावा जो भी कॉस्ट लगेगी उसको हम बोलते हैं ओवरहेड। तो प्रोडक्शन कॉस्ट में मटेरियल मतलब कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन द मेकिंग द प्रोडक्ट आर सर्विसेज, लेबर कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ वर्क फोर्स यूज्ड इन द मेकिंग द प्रोडक्ट, ओवरहेड कॉस्ट ऑफ एनी ओवरहेड रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस, है ना। इसके अलावा यानी कि लेबर और मटेरियल के अलावा प्रोडक्शन कॉस्ट में जो भी आ रहा है वो सब आपका ओवरहेड होगा। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं, ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। चलिए फिर नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंस, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि ऑल अदर कॉस्ट इनकर्ड इन द मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने में जो भी कॉस्ट लगती है उसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। सेलिंग मतलब ऑल कॉस्ट इनकर्ड इन द प्रमोटिंग एंड द रिटेनिंग द कस्टमर, प्रमोट करना मतलब एडवर्टीजमेंट करना, रिटेनिंग द कस्टमर डिस्काउंट वगैरह देना, ये क्या हो गया, सेलिंग कॉस्ट होती है आपकी। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन और आपका पैकेजिंग, all cost incurred in the making the packed product ready for the dispatch and the delivery to customer। finance, all cost incurred to finance the business। तो ये आपकी क्या है, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। अब मेन पॉइंट पर आते हैं हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट पे। अब ये इनडायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट किसका पोर्शन है, मैंने आपको हाईलाइट करके पहले भी बता दिया, प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट को अगर हम और कैटेगराइज करें, हम कैटेगराइज करें किसके बेसिस पर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बेसिस पर, तो हम क्या निकालते हैं, ध्यान देना, ये वापस से मैं आपको बता देता हूं। हम यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट तो ऑलवेज इनडायरेक्ट कॉस्ट है। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट अगर देखा जाए तो ये पूरी की पूरी क्या है, आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। अगर हम इस प्रोडक्शन कॉस्ट में भी देखने जाए ना तो दो कैटेगरी निकल के आती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट कैन बी ट्रेस्ड
that can be traced in the full to the product, services or the department that is being costed. मतलब ट्रेसेबल कॉस्ट, अगर हम डायरेक्ट कॉस्ट को सिंपल वर्ड में समझे तो डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है ट्रेसेबल कॉस्ट, है ना। ट्रेसेबल कॉस्ट मतलब किस पर ट्रेस करेंगे, या तो प्रोडक्ट पर, अगर प्रोडक्ट के रेफरेंस में निकाल रहे हैं, सर्विस के केस में सर्विस पर, डिपार्टमेंट की निकाल रहे हैं तो डिपार्टमेंट बेस ले लेंगे हम, है ना। अब डायरेक्ट कॉस्ट की अगर हम बात करें, यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लग रहा है, ध्यान से देखना, प्रोडक्शन कॉस्ट का ही पार्ट है ये। तो प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, है ना। तो आपके एक्सपेंसेस भी क्या हो सकते हैं, लेबर भी क्या हो सकते हैं, मटेरियल भी क्या हो सकते हैं, डायरेक्ट हो सकते हैं और इनडायरेक्ट हो सकते हैं, है ना। दो कैटेगरी हो सकती है। यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट को अगर हम डीपली समझे तो डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आएगा, आपका मटेरियल डायरेक्ट लग सकता है, ठीक है ना, मटेरियल डायरेक्ट लग सकता है, आपकी डायरेक्ट लेबर हो सकती है और आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकता है। वैसे ही अगर हम इनडायरेक्ट कॉस्ट को समझे, हम एक एक डेफिनेशन पर आएंगे, सबसे पहले देख लेते हैं इसका ओवरव्यू। इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करें तो इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है कि इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट आर दोस कॉस्ट विच आर इनकर्ड इन द कोर्स ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट, सर्विसेज, बट विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड विद अ पर्टिकुलर कॉस्ट यूनिट। हम इसको भी करते कहां पर है, प्रोडक्शन में ही करते हैं इनकर्ड, लेकिन हम इसको ट्रेस नहीं कर पाएंगे, आइडेंटिफाइड नहीं कर पाएंगे कि कितना आइटम लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक टेबल बना रहे हो, एक वुडन टेबल बना रहे हो, और उसमें आप ग्लू यूज करते हो, क्या यूज करते हो, ग्लू यूज करते हो, ठीक है। तो कितना आप ग्लू यूज कर रहे हो एक टेबल को बनाने में, ये ट्रेसेबल नहीं है। आप ट्रेस कर सकते हो लेकिन उसमें एफर्ट्स चले जाएंगे, और उसके कॉस्ट को पता करने में, यानी कि उससे जो बेनिफिट हो रहे हैं उसको पता करने में आपकी कॉस्ट ज्यादा लग जाएगी, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका काम है पेन मैन्युफैक्चरिंग करना, आप पेन के ऊपर आप एक स्टिकर लगाते हो, तो स्टिकर को चिपकाने के लिए ग्लू चाहिए, है ना, उसको स्टिक करने के लिए ग्लू चाहिए। अब वो ग्लू ग्लू कितना आता है, एक ग्लू की पैक आप थाउजेंड्स ऑफ पेन के लिए यूज कर पाते हो, है ना। तो अब एक पेन में कितनी कॉस्ट लग रही है ये आप फाइंड कर सकते हो, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे, कॉस्ट ज्यादा लग जाएगी। तो हम उसको जनरली क्या बोल देते हैं, हम उसको नॉट आइडेंटिफाइबल बोल देते हैं, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम उसको ट्रेस नहीं कर पाते। प्रैक्टिकली तो कर सकते हैं, हम हर चीज कर सकते हैं, लेकिन हम ट्रेस करने जाएंगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाएगी। तो उसको क्या बोल रहे हैं हम, इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट आर दोस कॉस्ट विच आर इनकर्ड इन द कोर्स ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट आर सर्विसेज, but which cannot be identified with a particular cost unit. Indirect production cost are often referred as a ओवरहेड, है ना। इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट को क्या बोलते हैं, ओवरहेड भी बोलते हैं। तो क्या हो सकता है ये भी, जैसे हमने डायरेक्ट मटेरियल देखा, वैसे इनडायरेक्ट मटेरियल हो सकता है, इनडायरेक्ट लेबर हो सकती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकता है, ठीक है। अब हम इनको डेफिनेशन के साथ समझेंगे, डेफिनेशन एंड एग्जांपल के साथ समझेंगे होता क्या है ये। तो डायरेक्ट मटेरियल की अगर हम बात करें तो व्हाट इज द डायरेक्ट मटेरियल, है ना। डायरेक्ट मटेरियल मतलब डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो हम किसको बोल सकते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल है, और इनडायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट मटेरियल में क्या डिफरेंस है ना, क्या थीन लाइन डिफरेंस है, क्योंकि बहुत माइन्यूटली डिफरेंस है इन दोनों में। मटेरियल का मतलब क्या हुआ, हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और वहां पर वो मटेरियल यूज हो रहा है। अगर हम पेन का एग्जांपल ले, किसका ले, पेन का एग्जांपल ले, है ना, पेन मैन्युफैक्चरिंग का हमारा काम है। तो पेन मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या लगेगा, पेन पेन के लिए इंक लगेगी, उसका वो मेन इनपुट हो गया, ठीक है। हम ये एज्यूम कर लेते हैं पेन बन रहा है हमारा, पेन के ऊपर जो स्टिकर वाला भी एग्जांपल दिया था, स्टिकर में ग्लू लग रहा है ना, स्टिकर आप चिपकाओगे पेन के ऊपर तो ग्लू लगेगा उसमें। तो जो ग्लू है क्या वो मटेरियल है क्या, पहली चीज तो ये सोचो, हाँ वो मटेरियल है, ठीक है ना। अब वो मटेरियल डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, अब हमें ये विद डेफिनेशन देखना है कि हम उसको क्या बोले, जो ग्लू यूज हो रहा है उसको हम डायरेक्ट मटेरियल बोले या इनडायरेक्ट मटेरियल बोले, हमें कैसे पता चलेगा, हमें इस डेफिनेशन के थ्रू पता चलेगा, है ना? तो डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, मटेरियल दैट आर इनकारपोरेटेड, मटेरियल दैट आर इनकारपोरेटेड इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट, ऐसा मटेरियल जो फिनिश्ड प्रोडक्ट का पार्ट बन जाए, ऐसा मटेरियल जो फिनिश्ड प्रोडक्ट का पार्ट बन जाए, वो आपका डायरेक्ट मटेरियल होता है। एग्जाम्पल, जैसे आप वुडन चेयर बना रहे हो, तो वुड यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल, तो जो वुड यूज हो रहा है वो पार्ट बनता है ना टेबल का आपके, तो वो क्या है आपका डायरेक्ट मटेरियल हो गया। आर
यूज्ड इन द प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज, है ना। ये तो हो गया प्रोडक्ट के बेसिस पर। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो मटेरियल दैट आर यूज्ड इन प्रोवाइडिंग अ सर्विसेज, आपने मटेरियल यूज किया प्रोवाइडिंग अ सर्विसेज। जैसे हेयर सैलून गए आप, तो हेयर सैलून के वहां पर आप शेविंग क्रीम का एग्जांपल ले लो, तो वो मटेरियल यूज हो रहा है प्रोवाइडिंग सर्विसेज। हेयर डाई यूज्ड हो रही है हेयर ड्रेसर के केस में, तो वहां पर क्या हो रहा है, ये मटेरियल यूज हो रहा है सर्विस प्रोवाइड करने में, तो हम इसको क्या बोलते हैं, मटेरियल दैट आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द फिनिश्ड गुड्स आर मटेरियल दैट आर यूज्ड इन द प्रोवाइडिंग द सर्विसेज कॉल्ड इज डायरेक्ट मटेरियल। तो ये तो समझ में आ गया डायरेक्ट मटेरियल है, ठीक। अब इनडायरेक्ट मटेरियल से कंपैरिजन करेंगे, फिर दोनों एक साथ पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या हुआ, मटेरियल दैट आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस बट नॉट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस में मटेरियल यूज हो रहा है लेकिन वो प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनेगा, वो प्रोडक्ट के साथ नहीं जाएगा। जैसे आप पेन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मशीन यूज कर रहे हो, तो मशीन में लगेगा ऑयल, तो क्या ऑयल पेन के साथ जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, वो तो मशीन में कंज्यूम्ड हो जाएगा, मशीन में यूज हो जाएगा, वो फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनने वाला वो ऑयल। तो वो ऑयल मटेरियल तो है ना, तो उस मटेरियल को बोला जाता है इनडायरेक्ट मटेरियल। material that are used in the production process but not incorporated into the product, example machine lubricant and the spare parts, ठीक। एक और इसकी डेफिनेशन को एक्सटेंड किया, insignificant cost that are attributable to the each unit are sometimes included in the indirect material for the convenience, example nails and glue, है ना। अब आते हैं हम नेल्स और ग्लू पे, ध्यान से समझना। आपने ग्लू यूज किया पेन के ऊपर, आप उसको डायरेक्ट मटेरियल बोलोगे या इनडायरेक्ट मटेरियल बोलोगे, वैसे बोलना तो उसको क्या चाहिए, डायरेक्ट मटेरियल। क्यों, क्योंकि वो फिनिश्ड प्रोडक्ट का पार्ट बन रहा है। किसका पार्ट बन रहा है, फिनिश्ड प्रोडक्ट का, है ना, वो तो पेन के साथ ही जाने वाला है। लेकिन फॉर द कन्वीनियंस वो उसकी वैल्यू बहुत इनसिग्निफिकेंट है, क्या है, वैल्यू बहुत इनसिग्निफिकेंट है, बहुत लो वैल्यू है उसकी। इस वजह से हम उसको क्या बोल सकते हैं, हम उसको इनडायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। Insignificant cost that are attributable to the each unit are sometimes included in the indirect material। वो भले ही डायरेक्ट मटेरियल था लेकिन हम उसको इंक्लूड कहां कर रहे हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल में। क्यों, फॉर कन्वीनियंस, क्योंकि उसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल काम है। एग्जाम्पल दिया हुआ यहाँ पर नेल्स, मतलब छोटे छोटे जो नट बोल्ट होते हैं, है ना, ग्लूज, तो ये क्या है एग्जाम्पल आपका इनडायरेक्ट मटेरियल का। तो डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या डिफरेंस है मेन, डायरेक्ट मटेरियल का मतलब होता है आपके फिनिश्ड प्रोडक्ट का पार्ट बन जाता है, वो मटेरियल जो आपके फिनिश्ड प्रोडक्ट का पार्ट बन जाता है वो आपका डायरेक्ट मटेरियल है। इनडायरेक्ट मटेरियल ऐसा मटेरियल जो आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रहा है लेकिन वो आपके फिनिश्ड प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनेगा, दैट इज द इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल में एक और चीज एड ऑन कर लेना, है ना, डायरेक्ट मटेरियल जिसकी वैल्यू इनसिग्निफिकेंट हो तो हम उसको क्या कंसिडर कर लेते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल कंसिडर कर लेते हैं। चलो, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल में डिफरेंस। अब आते हैं हम डायरेक्ट लेबर पर। वेजेस पेड टू दोज वर्कर्स हु मेक द प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, वेजेस पेड टू दोज वर्कर्स हु मेक प्रोडक्ट इन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस दैट इज द मशीन ऑपरेटर आर परफॉर्म द सर्विसेज इन द सर्विस बिजनेस, जैसे हेयर ड्रेसर इन द हेयर सैलून। तो ये क्या कर रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, यानी कि ये प्रोडक्ट को बना रहे हैं, या सर्विस के केस में देखें तो वो सर्विस डायरेक्टली दे रहे हैं, ठीक है ना, कस्टमर को क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर क्या हुआ फिर, इनडायरेक्ट लेबर भी आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है लेकिन वो सपोर्टिंग रोल में है। क्या है वो, सपोर्टिंग रोल में, जैसे वेजेस एंड सैलरी ऑफ द अदर स्टाफ सच एज अ सुपरवाइजर, स्टोर कीपर, मेंटेनेंस वर्कर, यहाँ पर एक और जोड़ लो हेल्पर। हेल्पर क्या करता है, हेल्पर है ना जो मेन ऑपरेटर होता है, मशीन ऑपरेटर होता है, उसके हाथ के नीचे उसको सामान लाके देता है ना, मतलब उसकी हेल्प करता है, तो वो क्या है आपका इनडायरेक्ट लेबर की कैटेगरी में आता है। सुपरवाइजर सुपरविजन कर रहा है, क्या कर रहा है, सुपरविजन कर रहा है कि वर्कर ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको इनडायरेक्ट लेबर बोलते हैं।
डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो, एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट, कॉस्ट के अंदर एक्सपेंसेस आता है, ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत बच्चे कंफ्यूज यहाँ पर भी होते हैं कि डायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस अलग है क्या। नहीं, डायरेक्ट कॉस्ट का ही क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पार्ट होता है ना। डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती है, तीन चीजें मिलकर आती है, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। अगर हम इसको क्यूमुलेटिवली बोले तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होगा, ठीक है ना। तो हम इसको भी कंपेयर करके देखते हैं। expenses that have been incurred as a direct consequences of making a product, क्या बोल रहा है ये, expenses that have been incurred as a direct consequences of making a product are providing services such as a patent, royalty payable to the inventor of a new product or process। इसको मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि आपने एक मैन्युफैक्चरिंग करना है किसी प्रोडक्ट की, ठीक है, उसका पेटेंट किसी और के पास है ना। आपने उस पेटेंट को रेंट पर ले लिया। आपने क्या बोला, उस पेटेंट ऑनर को ये बोला कि आप हमें पेटेंट दे दो, हम आपके फॉर्मूले का यूज करेंगे, आपने जो भी फाइंडिंग करी है और आपने उसका पेटेंट करवाएगा, हम उसका यूज करेंगे और उसको क्या देंगे, आपको उसका रेंट देंगे। और रेंट कैसे देंगे, जितना भी हम प्रोडक्शन करेंगे उस बेसिस पर आपको क्या देंगे, रेंट देंगे। यानी कि ये कैसा एक्सपेंसेस हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो हमें क्या देना पड़ेगा, हमें रॉयल्टी वगैरह देना पड़ेगी, रेंट देना पड़ेगा। तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ, आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, मशीनरी, है ना। सपोज दैट आपको कोई प्रोडक्शन करना था किसी प्रोडक्ट का, उसके लिए आपको एक हेवी मशीनरी की जरूरत है, लेकिन वो मशीन आपके पास नहीं है, तो वो मशीन आप रेंट पर लेके आते हो, तो उसका जो रेंट है वो क्या है, आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जांपल है। यानी कि ये एक्सपेंसेस कब इनकर्ड होगा, जब आप प्रोडक्शन करोगे तभी इनकर्ड होगा, अगर प्रोडक्शन नहीं करोगे तो ये एक्सपेंसेस भी नहीं होगा। तो क्या बोलता है पॉइंट, एक्सपेंसेस दैट हैव बीन इनकर्ड एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ मेकिंग प्रोडक्ट, है ना, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस है उसका। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हुआ फिर, एक्सपेंसेस दैट आर नॉट स्पेंट ऑन द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन। अगर पिछले केस में देखा जाए तो हम एक्सपेंसेस इंडिविजुअल यूनिट पर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं ना, मतलब कि हम ट्रेस कर सकते हैं, अल्टीमेटली बात ये है। यहां पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में वो सारे एक्सपेंसेस लेंगे, कौन से एक्सपेंसेस, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो ना तो मटेरियल है ना तो लेबर है। मटेरियल और लेबर के अलावा जो भी आपके एक्सपेंसेस है वो क्या है, आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल, एक्सपेंसेस दैट आर नॉट स्पेंट ऑन द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन, एग्जांपल रेंट एंड रेट्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन। देखो, आपका जो रेंट आप पे करते हो, फॉर एग्जांपल गोडाउन का रेंट, फैक्ट्री का रेंट, है ना, फैक्ट्री का रेंट आप पे कर रहे हो, क्या वो इंडिविजुअल यूनिट के लिए पे कर रहे हो कि आप एक यूनिट बनाओगे तो कितना रेंट लग रहा है, नहीं, आप एज अ होल पे कर रहे हो। क्या वो फैक्ट्री का जो रेंट दे रहे हो वो मटेरियल का पेमेंट है क्या, नहीं, क्या वो लेबर का पेमेंट है, नहीं। तो आपका जो फैक्ट्री फैक्ट्री का जो रेंट है वो क्या है, आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट है, और इनडायरेक्ट कॉस्ट में भी कौन सा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इलेक्ट्रिसिटी अगर आप फाइंड आउट कर पा रहे हो, अगर इलेक्ट्रिसिटी आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर पा रहे हो किससे, प्रोडक्शन से, कि एक प्रोडक्ट को बनाने में कितनी इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, लेकिन ये इम्पॉसिबल होता है ना, कि आप एक एक यूनिट पर आप फाइंड फाइंड आउट कर पाओ। ऐसा इम्पॉसिबल क्यों बोल रहा हूँ, पॉसिबल तो है लेकिन उसमें बहुत कॉस्टिंग आ जाती है, उसको आइडेंटिफाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर शॉर्टकट यूज करते हैं, हम उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट मानते हैं, है ना? तो जनरली इसलिए इलेक्ट्रिसिटी आपकी, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ आ जाती है आपकी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का क्या हुआ, कंपेरिजन हुआ। चलो, यहाँ पर और एनालिसिस दे रखा है, एनालिसिस ऑफ टोटल कॉस्ट। मटेरियल, मटेरियल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ना। मटेरियल कैसा हो सकता है, आपका डायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है, इनडायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है। यानी कि आपके पास अगर दो कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, दोनों को सम कर लो तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, मटेरियल कॉस्ट निकल के आ जाती है, ठीक। लेबर भी सेम मैनर में, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है।
मतलब कि अगर आपकी टोटल कॉस्ट है तो टोटल कॉस्ट में दो चीजें हो सकती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बेसिस पर, एक डायरेक्ट कॉस्ट और एक आपके ओवरहेड। ओवरहेड को एक और नाम दिया जाता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्या बोलते हैं हम इसको? इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपके सामने देखो, डायरेक्ट कॉस्ट आपको पता करना तो कितनी चीजें, तीन चीजें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब, इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब हुआ आपका इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना। और ये हमेशा याद रखना, ओवरहेड से बच्चे बहुत डरते हैं। ओवरहेड का मतलब होता है सिंपल सा इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट को प्लस कर दो तो क्या हो जाता है? आपका टोटल कॉस्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा मेन एस्पेक्ट, मेन जो पॉइंट है वो है कॉस्ट बिहेवियर, या आउटपुट भी बोलते हैं। कॉस्ट बिहेवियर या आउटपुट के बेसिस पर हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं? हम यहाँ पर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कॉस्ट को। मतलब कॉस्ट, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो कैसा बिहेव करेगी आउटपुट के बेसिस पर। हम इसको क्या बोल सकते हैं सिंपली लैंग्वेज में? अगर आप आउटपुट जीरो आउटपुट करोगे तो कॉस्ट कैसा बिहेव करेगी? क्या कॉस्ट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, या फिर स्टेबल बन के रहेगी, है ना। अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, आउटपुट बढ़ाएंगे, तो क्या कॉस्ट भी आपकी इंक्रीज होगी क्या, या कॉस्ट डिक्रीज होगी? तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, बिहेवियर के बेसिस पर कॉस्ट, सॉरी, आउटपुट के बेसिस पर कॉस्ट कैसा बिहेव करेगी, हम ये यहाँ पर देखने वाले हैं, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट बिहेवियर। कॉस्ट बिहेवियर इज द वे in which the costs are affected by changes in the volume of output. A business need to know how cost behave as a production volume either increase or decrease so that prediction of cost can be made। और इसी के बेसिस पर हम क्या लेते हैं? प्रिडिक्शन लेते हैं, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। It is the expected that cost will increase as a production increase, but exact way, exact exact way cost behave as a output changes will depend on the nature of the cost। लेकिन कैसा बिहेव करेगी? चलो ठीक है, कॉस्ट, हमारा आउटपुट बढ़ रहा है, कॉस्ट भी बढ़ रही है, लेकिन क्या सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रही है क्या? तो वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ कॉस्ट पर, यानी कि वो कॉस्ट कैसी है, फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, सेमी फिक्स्ड। We first classify the cost according to the how they behave as a output change। Note that the volume of the output is sometimes referred as a level of activity, है ना। आउटपुट को हम क्या बोलेंगे आगे? लेवल ऑफ एक्टिविटी बोलेंगे। यानी कि आपका लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है, या हम ऐसा बोल सकते हैं आपका आउटपुट कितना है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम फिक्स्ड कॉस्ट। बिहेवियर के बेसिस पर देखें हम, तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ था शुरुआत में ही, ये आपका बिहेवियर के बेसिस पर है। क्या 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 है? फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट या सेमी वेरिएबल भी बोल सकते हैं इसको, है ना। वर्ड क्या लिखा हुआ है? सेमी। तो सेमी फिक्स्ड भी हो सकता है, सेमी वेरिएबल भी हो सकता है। स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट, एक एक करके इनको हम आगे बढ़ते जाते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? A fixed cost is the cost which tend to be unaffected by increase or decrease in the volume of output। मतलब ऐसी कॉस्ट जो वॉल्यूम के इंक्रीज या डिक्रीज होने पर चेंज नहीं होती। एग्जाम्पल, फैक्ट्री का रेंट, चाहे आप 1 यूनिट प्रोड्यूस करो या आप 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करो, आपकी फैक्ट्री का रेंट सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन क्या फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज फिक्स्ड होती है क्या? नहीं। फिक्स्ड कॉस्ट कुछ सर्टन लेवल तक क्या होती है? फिक्स्ड होती है, उसके बाद वो चेंज हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, फिर उसका डिफरेंट नेम होता है ना, वो आगे देखेंगे हम स्टेप में। तो अगर फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसी कॉस्ट है? ऐसी कॉस्ट जो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के साथ में चेंज नहीं होती, या लेवल ऑफ एक्टिविटी के कारण वो चेंज नहीं होती, ऐसा बोल सकते हैं इसको। फिक्स्ड कॉस्ट आर द पीरियड कॉस्ट। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको पीरियड कॉस्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए पे की जाती है। जैसे रेंट हो गया, है ना, आपका 1 मंथ का रेंट होगा या ईयर का रेंट होगा, तो ये पीरियड कॉस्ट बोलते हैं इसको। अगर एक और नाम अगर दें हम, तो इसको हम दे सकते हैं पीरियड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट आर द पीरियड चार्ज इन दैट दे relate to the span of time। as the time span increase to will the fixed cost which are sometimes referred as a period cost for this reason, है ना। इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं? पीरियड कॉस्ट भी बोलते हैं। चलिए इसका ग्राफ देखें कैसे दिखेगा। ये आपकी टोटल कॉस्ट है, ये आपकी क्या है? टोटल कॉस्ट है।
ये आपकी वॉल्यूम ऑफ आउटपुट या लेवल ऑफ एक्टिविटी है ना, ये आपका क्या है, टोटल कॉस्ट दे रखा है। तो देखो आपका वॉल्यूम ऑफ आउटपुट यहाँ पर देखना, इस पॉइंट पर ये 0 पॉइंट है, ये 0 पॉइंट है, ठीक है। अगर आपका वॉल्यूम ऑफ आउटपुट 0 है, फिर भी आपकी टोटल कॉस्ट तो फिक्स्ड कॉस्ट लगना ही लगना, मतलब कॉस्ट लगना ही है। तो इसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। अगर आप वॉल्यूम लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ा रहे हो, यानी कि आउटपुट बढ़ा रहे हो, तो भी देखो ये कॉस्ट कैसी है, फिक्स्ड है, यहाँ कोई चेंजेस नहीं आ रहा, जितनी पहले लग रही थी अभी भी उतनी लग रही, यहाँ पर ऊपर ग्राफ नहीं गया है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है इसके, एग्जाम्पल ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट वुड बी एज फॉलोज, द सैलरी ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी जैसे पर एनम पर मंथ उनकी फिक्स होती है। लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या रहे कोई मतलब नहीं है। द रेंट ऑफ द सिंगल फैक्ट्री बिल्डिंग पर मंथ है ना, जो फैक्ट्री बिल्डिंग है उसका रेंट। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन ऑफ द सिंगल मशीन है ना, डेप्रिसिएशन, ये भी एग्जांपल है किसका, फिक्स्ड कॉस्ट का। वेरिएबल कॉस्ट, अगर हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट क्या करती है, वेरिएबल कॉस्ट वरी करती है किसके साथ में, लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ में, लेवल ऑफ आउटपुट के साथ में। तो कैसा बिहेवियर है इसका, अगर आउटपुट बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, अगर आउटपुट डिक्रीज होगा तो आपकी कॉस्ट भी कम होगी। तो क्या डेफिनेशन है इसकी, अ वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट व्हिच टेंड्स टू वरी विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, ये किसके साथ वरी करती है, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के साथ में वरी करती है। द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज द अमाउंट ऑफ ईच यूनिट प्रोड्यूस, ग्राफ में जैसे शो करा हुआ है ना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं है ना, जितना देखो अगर आप 1 यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो $1 आएगा, अगर आप 10 यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो कितना आएगा, $10 आएगा, अगर आप 100 यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो कितनी कॉस्ट आएगी, 100 कॉस्ट आएगी। तो 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट अगर $1 है तो 100 यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट आएगी, 100। तो क्या हो रहा है, लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ने के साथ में कॉस्ट भी बढ़ रही है। अगर आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी 0 है, यहाँ पर देखो ये क्या है, ये आपका वॉल्यूम ऑफ आउटपुट और ये आपकी कॉस्ट है, ठीक है। अगर आपका लेवल ऑफ आउटपुट 0 है तो आपकी कॉस्ट भी देखो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से, मतलब 0। आप जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बढ़ाओगे, लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ाओगे, वैसे वैसे आपकी देखो कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है, मतलब ये क्या कर रही है, वेरी कर रही है। A constant variable cost per unit implies that the price per unit of says the material purchased is the constant, that the rate of the material uses is also the constant. The most important, the most important variable cost is the cost of raw material है ना। इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो रॉ मटेरियल, जो भी हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं है ना, वो कैसी कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है। जितना आप प्रोडक्शन करते जाओगे उतना ही आपको रॉ मटेरियल ज्यादा लगेगा, यानी कि आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट वैसे ही इंक्रीज होते जाएगी। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी इसका एग्जांपल है। और एक और एग्जांपल है सेल्स कमीशन। सेल्स कमीशन जो पेड करते हो वो सेल्स वॉल्यूम के बेसिस पर रहता है, जितना ज्यादा सेल्स होगा उतना ज्यादा सेल्स कमीशन बनेगा। सेल्स कमीशन इज अ वेरिएबल इन रिलेशन टू द वॉल्यूम आर द वैल्यू ऑफ सेल्स। एक होती है आपकी स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट है ना। स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, अभी हमने ऊपर देखा था फिक्स्ड कॉस्ट, क्या फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड होती है क्या, नहीं। फिक्स्ड कॉस्ट सर्टेन लेवल तक फिक्स्ड होती है, उसके बाद हमें वापस से कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर करना होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट, स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इज द फिक्स्ड इन द नेचर बट ओनली विद इन अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी, विद इन अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, आपने गोडाउन लिया, आपने गोडाउन लिया जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 10,000 यूनिट स्टोर करने की। स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, 10,000 यूनिट की, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, जो स्टोर स्टोर का जो स्टोर का जो रेंट है, स्टोर रेंट, ये रेंट हम पे करते हैं फॉर एग्जांपल के लिए $50,000। $50,000 हम पे कर रहे हैं, एनुअल रेंट इसका, ठीक है। इसकी एनुअल, इसकी कैपेसिटी कितनी है, 10,000 यूनिट स्टोर करने की। अब मान के चलो हम क्या बोल रहे थे, ये कैसी कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट, अनअफेक्टेड है लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ में। लेकिन हमने प्रोडक्शन बढ़ा दिया और अब प्रोडक्शन बढ़ के हमारा हो गया सपोज दैट 15,000 यूनिट,
अब उसको स्टोर भी तो करना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा फिर हमें, एक और हमें प्रीमाइसेस रेंट पर लेना पड़ेगा, एक और गोडाउन हमें क्या करना पड़ेगा, रेंट पर लेना पड़ेगा। तो हमारी कॉस्ट फिर क्या हो जाएगी, जंप कर जाएगी ना। तो ये क्या हो जाएगी, सपोज दैट हमने 15,000 यूनिट प्रोड्यूस करी, तो अब हमें 10,000 यूनिट की कैपेसिटी मिली थी, तो एक गोडाउन में तो हमने रख दिया 10,000 यूनिट। अब जो दूसरा वाला गोडाउन लिया उसमें हमने 5,000 यूनिट और रख दी, तो अभी और कितनी स्टोर कर सकते हैं उसमें, उसमें हम 5,000 यूनिट और स्टोर कर सकते हैं। तो ये आपका जैसे गोडाउन वन, ये आपका ऐसा लिख देता हूँ, ये आपका स्टोर वन, ये आपका स्टोर टू। अब इसमें कितनी रिमेनिंग कैपेसिटी है अभी, है ना, ये भी 10,000 कैपेसिटी वाला स्टोर है, तो इसकी रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी है अभी, 5,000 यूनिट की। तो 5,000 यूनिट तो अभी नहीं है ना, तो मतलब क्या हुआ, ये जो आपने यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट पे करी, है ना, इसके बाद वापस से क्या हो गई, ये इंक्रीज हो गई। जैसे आपने स्टोर नंबर 2 लिया, तो आपकी क्या हो गई, कॉस्ट इंक्रीज हो गई, लेकिन इंक्रीज होने के बाद वो वापस से फिक्स्ड हो गई है। कब तक फिक्स्ड होगी वो, नेक्स्ट 10,000 यूनिट तक फिक्स्ड रहेगी, है ना। मतलब टोटल आप कितनी यूनिट स्टोर कर सकते हो, 10,000 फर्स्ट स्टोर में और सेकंड स्टोर में 10,000 यूनिट। तो जब ये लेवल क्रॉस करेगी, इस 20,000 का भी लेवल क्रॉस करेगी, तब आपको वापस से कॉस्ट इंक्रीज करना पड़ेगी, है ना। यानी कि आपकी कॉस्ट कैसे बढ़ेगी, स्टेप वाइज स्टेप बढ़ेगी। मतलब अगर देखो एग्जाम्पल के लिए 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो आप, है ना, उसको स्टोर करना पड़ेगा, तो आपकी कॉस्ट कितनी लगेगी, आपकी कॉस्ट इतनी लगेगी। जैसे ही आप 10,000 से एक यूनिट भी अगर इंक्रीज करते हो, तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, यानी कि आपको स्टोरेज कॉस्ट और बढ़ाना पड़ेगी। तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी सडनली, और वो वापस से क्या हो जाएगी, फिक्स्ड हो जाएगी फॉर नेक्स्ट सर्टन लेवल तक। तो उसकी कैपेसिटी कितनी है सर्टन नेक्स्ट की, यहाँ तक थी आपकी 10,000 यूनिट की कैपेसिटी, ठीक है। तो वापस से अगला अगला 10,000 यूनिट तक ये कॉस्ट हो जाएगी आपकी, तो टोटल कितनी हो गई 20,000। तो 20,000 तक आपकी इतनी कॉस्ट लगने वाली है। फिर वापस से अगर आप 20,000 से ऊपर जाते हो, तो आपकी कॉस्ट वापस से इंक्रीज हो जाएगी, और वो वापस से क्या हो जाएगी, फिक्स्ड हो जाएगी। इसलिए इसको बोलते हैं स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब सर्टेन लेवल तक क्या होती है, वो फिक्स्ड होती है और उसके बाद वापस से इंक्रीज होती है। तो आपका कैसा ग्राफ बनेगा, आपका ये इस टाइप से ग्राफ बनेगा, स्टेप वाइज आपके ग्राफ बनेंगे, इसलिए इसको बोलता है स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। एग्जाम्पल है, रेंट इज द स्टेप कॉस्ट इन अ सिचुएशन वेयर accommodation requirement increase as a output get higher। लास्ट है हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, या इसको हम बोल सकते हैं सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, या इसको एक और नाम दिया जाता है मिक्स्ड कॉस्ट, है ना। मिक्स है क्योंकि ये किसका, वेरिएबल और फिक्स्ड का मिक्स है। इसमें क्या होता है, अगर इसके ग्राफ को देखें हम, पहले समझते यही डेफिनेशन समझते हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट is the cost which content both fixed and the variable component, and so is partially affected by the change in level of activity। मतलब ये ऐसी कॉस्ट है जो पार्शली अफेक्टेड होती है, मतलब फुल अफेक्टेड नहीं होती। मतलब अगर आप लेवल ऑफ एक्टिव बढ़ाओगे ना, तो इसका बिहेवियर कैसा रहेगा, फुल चेंज नहीं होगी। कुछ कुछ पोर्शन इसका फिक्स्ड रहेगा, कुछ पोर्शन इसका वेरिएबल रहेगा। तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड, सेमी फिक्स्ड या सेमी वेरिएबल। इसका ग्राफ अगर देखें हम, तो लेवल ऑफ एक्टिविटी देखो, अगर आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी 0 है, तो भी कुछ ना कुछ कॉस्ट इनकर्ड हो रही है। मतलब इसमें क्या है, इसमें फिक्स्ड पोर्शन भी है, कुछ ना कुछ तो कॉस्ट लगेगी। और इसके बाद आप देखो लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ाओगे, आप अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ाओगे, तो आपकी कॉस्ट भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें दो कॉस्ट इन्वॉल्व है, एक तो फिक्स्ड और एक वेरिएबल। एग्जाम्पल क्या है इसका, सैलरी, कमीशन बेसिस, जैसे सेल्स पर्सन होते हैं, तो सेल्स पर्सन को हम दो चीजें देते हैं, एक तो उनको फिक्स्ड सैलरी देते हैं, प्लस हम उनको कमीशन भी देते हैं। कमीशन किसके बेसिस पर देते हैं, सेल्स वॉल्यूम के बेसिस पर। जितनी ज्यादा सेल्स करेंगे वो, उतना ज्यादा उनका कमीशन होगा, लेकिन उनका एक फिक्स्ड अमाउंट भी होगा, बेसिक सैलरी जिसको हम बोलते हैं, ना, कि उनको एटलीस्ट अगर कुछ सेल्स ना कर पाए, तो एटलीस्ट उनको कुछ तो सैलरी मिले। तो हम क्या करते हैं, सेल्समैन को जब कमीशन सैलरी देते हैं, तो उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो फिक्स्ड कंपोनेंट होता है और एक वेरिएबल कंपोनेंट होता है।
ठीक है, ऐसा ही इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल दे सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में आपने देखा होगा कभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल, तो उसमें स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं, फिक्स्ड चार्जेस जिसको बोलते हैं, या अगर लेमन लैंग्वेज में बोले तो मीटर चार्जेस जो होता है, आपके घरों में जो मीटर लगा होता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, उस मीटर का फिक्स्ड रेंट होता है हर महीने, 10 रुपीज 20 रुपीज वॉट एवर, जो भी प्लेस के अकॉर्डिंग। तो वो क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जाम्पल है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, आप जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करोगे उतना आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आएगा। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कम कंज्यूम करोगे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आएगा। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जीरो बिल आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग चार्जेस, मीटर चार्जेस। क्या कभी नेगेटिव बिल आ सकता है क्या इलेक्ट्रिसिटी का? हाँ आ सकता है, सब्सिडी के केस में आता है ना। अदरवाइज कोई बच्चा बोलेगा कि सर वो नेगेटिव बिल भी आता है, तो वो सब्सिडी के केस में आता है, अगर गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी दे दे तो फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट के एग्जांपल हुआ इलेक्ट्रिसिटी में। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब स्टैंडिंग चार्जेस, एग्जांपल के लिए मीटर रेंट। वेरिएबल कॉस्ट चार्जेस पर यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके एग्जांपल भी लेने वाले हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट में, कैसे हम बाइफरकेट करें, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो इसी में आती है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट को कैसे बाइफरकेट करें। अगर हमारे सामने अगर टोटल कॉस्ट दे दी जाए और हमसे ये पूछे कि इसमें सेमी वेरिएबल कितना है और सेमी फिक्स्ड कितना है, या इसमें से फिक्स्ड पोर्शन आप अलग करो और वेरिएबल पोर्शन अलग करो, तो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी यहीं पर आती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको समझने वाले हैं सेमी वेरिएबल। तो आपका एक काम रहेगा, एक टास्क रहेगा आपका, है ना। अब वो कैसे करते हैं, वो हाई लो मेथड के बेसिस पर करते हैं ना, वो नेक्स्ट क्लास में हम समझने वाले हैं। तो आपका एक काम है, इसको वापस आप रिवीजन करके आओगे ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको अच्छे से लिंकेज मिले उसका। हाँ, ये टॉपिक प्लस इसका ये जो पीडीएफ है इस लेवल तक का, इसके आगे और इसमें क्वेश्चन से ऐड होंगे, तो जो फाइनल पीडीएफ आएगा वो आपको दोनों लेक्चर एंड होने के बाद मिल जाएगा, है ना। ये वाला पीडीएफ में डाल दूंगा फिर भी, तो आप इसका रिवीजन करके आप नेक्स्ट क्लास में आइए। और चलिए, तो आज का लेक्चर हम यही एंड कर रहे हैं, मिलते हैं कल के लेक्चर में।